अस्सलाम सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहां तक ब्रेकिंग न्यूज का सवाल है, सबसे बड़ी खबर जो मशरिक़ वस्ता से आ रही है और अमेरिका से आ रही है वो ये है कि इसराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है और अमेरिकी मीडिया ने यह दावा कर दिया है। और इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिकी फजाई अड्डे हैं या अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उन वहां पर मौजूद जो अमेरिकी सिपाहियों के खानदान है उनको इख्तियार दे दिया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर मशरिक़ वस्ता छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी शहरियों से जो मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं उनसे कह दिया गया है, उन्हें हिदायत जारी कर दी गई है, उन्हें उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि वो मशरिक़ वस्ता को छोड़ दें। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि अब मशरिक़ वस्ता पर जंग के यानी नई जंग के बादल मंडरा रहे हैं। एक तो आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और इसराइल ने गजा को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है और इंसानियत को पामाल कर दिया। अब ऐसा लगता है कि ईरान का नंबर आया है, लेकिन ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका या इसराइल उस पर हमला करते हैं तो उसका खुमियाजा जो है अमेरिका को और इसराइल को भुगतना पड़ेगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक जौहरी मुज़ाकरात का सवाल है उस सिलसिले में आपको ये बताना जरूरी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब तक 5 मरहलों की बातचीत हो चुकी है और 6वें मरहले की बातचीत इतवार को मस्कत में होने वाली है। और वैसे भी आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर एक नहीं बल्कि मुतातिद मरतबा कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत जारी है वो कामयाब हो जाएगी और उसके बेहतर नताइज बरामद होंगे। लेकिन अचानक अमेरिकी मीडिया का ये दावा कि इसराइल अमेरिका पर कभी भी इसराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, ये बहुत हैरतनाक बात है लेकिन गैर मुतवक्को नहीं है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें ये तो एक खबर रही है, लेकिन दूसरी खबर आपको बताना जरूरी है और वो खबर ये है हमारी रियासत तेलंगाना में फिल वक्त जो माली यानी मुश्किलात का सामना कर रही है। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कॉलेजेस हैं, खास तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और दीगर पेशा वाराना कॉलेजेस, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम जो काउंसलिंग होती है बच्चों की यानी फ्री जो एडमिशन्स होते हैं उसका बायकॉट करेंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। वैसे भी रेवंत रेड्डी हुकूमत के बारे में ये शिकायत आम हो रही है कि वो फी रीएम्बर्समेंट स्कीम यानी फीस बाद अदायगी स्कीम के मामले में बहुत ज्यादा यानी बिल्कुल पीछे रह गई है, इस तरह की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, और ये स्कीम आपको जो शुरू की गई है 2015-16 में और उसके तहत हजारों बच्चे बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जो फीस देनी थी 2022 से नहीं दी गई है। तो ये खबर भी बहुत अहम है, इस पर भी तबसरा किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जहां तक जीरो फ्री एडमिशन का सवाल है, अब ऐसा लगता है कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत भर के तमाम अजला में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम है या प्रोफेशनल कॉलेजेस कायम है वो अब एडमिशन नहीं देंगे। उन लोगों ने फैसला कर लिया है और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है और मुतालिबा किया है कि 15 अगस्त से पहले आपको जो हमारे ड्यूज हैं तकरीबन 7,500 करोड़ तक वो पहुंच चुके हैं वो अदा करें, वरना हम इन लोगों को एडमिशन नहीं देंगे। अगर हुकूमत कोई तयखुन देती है कि हम 15 अगस्त तक ये 7,500 करोड़ के जो ड्यूज हैं वो अदा कर देंगे तब कहीं जाकर एडमिशन देंगे। तो यासिर आप बताइए कि जिस अंदाज में आलमी सतह पर अमेरिका का जो मौक़िफ़ अचानक तब्दील हुआ है ईरान के खिलाफ और इसराइल ने धमकी भी दे दी है और यह भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने अमेरिकी हुक्काम को पेज की इत्तला भी दे दी है कि भाई हम ईरान पर हमला करने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि ईरान ने अपने जो भी लोग हैं उनको वहां से हटने के लिए कह दिया है और जो घूमने के हैं उनको भी वहां से वापस आने के लिए कह दिया। तो इसका मतलब ये कि पूरे पुख्ता जानकारी उनको दी गई है, देन फिर वो अटैक कर सकते हैं। अब कब करेंगे इसका कुछ पता नहीं, लेकिन वहीं जिस तरह से ईरान अपने लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और तैयारी उसकी पूरी है, तो ईरान भी कुछ कम नहीं है, ईरान भी उसका जवाब देगा। जिस तरह हमने इससे पहले भी देखा था, जिस तरह से ईरान ने इजराइल पे जो मिसाइल अटैक की थी वो सबने देखी थी, ड्रोन अटैक किए गए थे। और अभी जो वो चल रही सिचुएशन वो ज़्यादातर ये कि इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ मिल के सारे काम कर रहा है। रीज़न ये है कि ईरान के साथ कोई नहीं है और फ़लस्तीन के साथ कोई नहीं है। अगर इस तरह से देखा तो सब इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं इजराइल है वो अमेरिका के साथ लड़ा और यूएसए उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसको हर तरह की ड्रोन दे रहा है, उसको हर तरह की जो चीज़ें सैन्य चीज़ें हैं वो सारी उन्हें दी जा रही। तो उनके पास एक सपोर्ट है
और सपोर्ट के हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी देखा कि बातचीत हो रही है, अभी कल जो बातचीत है उसका होना है संडे को, लेकिन उससे पहले अगर ये अटैक हो जाता है तो उस बातचीत पे वाकई बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अगर अटैक होगा तो उधर से भी फिर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो है अब जिस तरह से हमने इससे पहले भी देखा था कि जब ईरान ने वहाँ पे ड्रोन अटैक किए थे, उस दौरान ये भी चीज़ें थी कि और करेगा, अभी और करेगा। 180 ड्रोन अटैक किए गए थे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ईरान ने नहीं किया। उसने कहा है कि ये हमने आपको ये दिखाया कि मेरे पास भी पावर है, लेकिन अब अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इसका अंजाम बुरा होगा और आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जिस तरह से अभी जो सिचुएशन चली इसराइल की, इसराइल के बारे में कहा जाता है कि उसके खुफिया लोग हर जगह हैं। जिस तरह हमने देखा कि कुछ लोगों को क्या बोलते शहीद किया गया ईरान में, तो उसी हिसाब से कहा जा रहा है कि कुछ खुफिया लोग हर जगह हैं। अब वो ऐसा ना हो कहीं कि कुछ ऐसी जगह पे अटैक हो जाए जहां से ईरान का सैन्य सिस्टम थोड़ा सा जो है डगमग हो जाए। तो अभी ये सारी टेंशनें हैं अभी ईरान को, लेकिन फिर भी जिस तरह से चीज़ें चल रही, ईरान के पास काफ़ी पावर है और ईरान अभी उम्मीद यही की जा रही है कि वो उसका जवाब बहुत अच्छी तरह देगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है या इसराइल का सवाल है, तो अब इन दोनों के बारे में, इन दोनों ममालिक के बारे में सारी दुनिया यही कह रही है, और जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी यही कहना है कि इन लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया है गज़ा को। और ये अवाम तो यही कह रही है कि ये कातिल हैं गज़ा के मजलूम फ़लस्तीनियों के, कमज़ोर फ़लस्तीनियों के। लेकिन हम कहते हैं कमज़ोर नहीं फ़लस्तीनी जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो कौम कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, बल्कि वो कौम बहुत दिल वाली होती है, वो कौम निडर होती है, बेबाक होती है, और अपने रब के आगे सजूद होकर अपने जानों का नजराना पेश करती है। हम सलाम करते हैं गज़ा के शहीदों को और शहीदों के रिश्तेदारों को, गाजियों को, कि उन लोगों ने दुनिया के इन बड़े यानी जो ताकतें हैं उनका मुकाबला किया और उन्हें ज़मीन दोस्त कर दिया, उनके गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला कर रख दिया, अपने पैरों तले दबा कर रख दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक डॉक्टर हालिया अरसे के दौरान, एक फ़लस्तीनी लेडी डॉक्टर, उसके 9 बच्चे शहीद हो जाते हैं, उनका शौहर शहीद हो जाता है, लेकिन वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा शुक्र बजा लाती है। तो सलाम करते हैं हम उस बहन को जिसने अमेरिका और इसराइल की बर्बरियत को, उनकी दरिंदगी को, उनके जुल्म और जबर को अपनी यानी पैरों के यानी ठोकर पर रखा है। तो ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल इसराइल अब तैयार हो रहा है ईरान पर हमले के लिए। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा कर दिया है और यह भी कहा है कि पेज की इत्तला भी अमेरिकी हुकाम को दे दी गई है। और आपको यह बता दें नाज़रीन, जहां तक जौहरी माहदे का सवाल है, अमेरिका और ईरान के दरमियान, अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि 5 बड़ी ताकतों और ईरान के दरमियान 2015 को यह माहदा तय पाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब इख्तिदार में आए उन्होंने उस माहदे को खत्म कर दिया था। फिर दोबारा इख्तिदार में आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के बहाने आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने इसराइल को मौका दिया कि वो ईरान पर हमले के लिए तैयारियां कर लें। एक तो आपने गजा को कब्रिस्तान बना दिया, दूसरे शाम में आपने जिस तरह वहां पर तबाही और बर्बादी लाई है और एक कठपुतली हुकूमत बनाने की कोशिश की है, ईरान का वहां से सफाया किया है, लेबनान में आपने हिजबुल्लाह के कमर तोड़ने की कोशिश की है। उसके बाद यही कहा जा रहा था कि अब इसराइल अमेरिका की मदद से ईरान का ताक़ुब करेगा, लेकिन ईरान का ताक़ुब करेगा तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी अपनी बका के लिए लड़ेगा, और जो अपनी बका के लिए लड़ता है वो बहुत ही खतरनाक लड़ता है। वो ये नहीं देखेगा कि ये अमेरिका है या इसराइल है, वो ये देखेगा कि ये हमारे दुश्मन है और दुश्मनों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है और किस तरह का सलूक किया जाना है वो ईरान तय करेगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहां तक ईरान का सवाल है, वहां पेंटागन के अहदेदारों का कहना है कि इसराइल ने पेज की इत्तला दे दी है और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता से अपने शहरियों को निकल जाने की हिदायत दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और मैं समझता हूं कि इससे मशरिक़ वस्ता में तबाही और बर्बादी का एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। बिल्कुल सही। जिस तरह से अगर जंग होगी तो एक नया दरवाज़ा खुलेगा और तबाही बर्बादी नो डाउट बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ईरान भी तैयार है और इधर इनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि अमेरिका से सारी चीज़ें इनको मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर कोई इस वक्त इन चीज़ों को रोकने के लिए खड़ा होता है, इसकी जंगबंदी के लिए खड़ा होता है, या फिर अगर वो समझाए इसराइल को। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हर एक को प्रोवोक करता रहता। अभी हमने देखा जिस तरह से यूक्रेन रशिया का वार था, जी। या फिर अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से क्या बोलते हैं इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा है और फिलिस्तीन पे हमला किया जा रहा है, गाज़ा पे हमला किया जा रहा है।
और सेम इसी तरह से अभी ईरान के बारे में भी मतलब ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है इजराइल को कि ईरान पे हमला करो। तो अगर कोई प्रोवोक करने वाला ना हो और इन चीज़ों को बैठ करके बात करके सुलझाया जाए तो दोनों देशों का, दोनों गवर्नमेंट्स का और आवाम का फ़ायदा होगा। क्योंकि जब भी कोई जंग होती है तो नो डाउट वहाँ की आवाम उसमें पीसी जाती है और बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते, चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मतलब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सिर्फ यही सोचते हैं कि जंग करके हमें वहाँ पे अपनी ताकत दिखानी, उस ताकत दिखाने के लिए जंग की जाती है। उस जंग में नुकसान नो डाउट हमारा भी हो रहा है, नुकसान उनका भी हो रहा है, लेकिन हमें अपनी ताकत दिखाने इस वजह से हम मतलब उस राह पे जा रहे हैं जिस राह पे हर एक के लिए जो है परेशानियां, तबाही परेशानी शुरू हो जाती है वहाँ से। और जिस तरह अभी हम भी देख रहे हैं कि गाज़ा में किस तरह से लोग अपना सरवाइव कर रहे हैं अपने यहाँ, ठीक है, हर चीज़ जो है वहाँ पे बहुत महंगी बेची जा रही है। अरे साहब, आपको बता रहा हूँ कि जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप अजीब व गरीब पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, और होना तो ये चाहिए है कि इंसानियत के नाते और इंसान होने के नाते अमेरिकी सदर को ये चाहिए था कि फ़लस्तीनियों की मदद करते। लेकिन आप देखेंगे कि एक दरिंदगी जो कर रहा है, दहशतगर्दी जो कर रहा है, उसकी वो मदद कर रहे हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की संगदिली का अंदाज़ा कि फ़लस्तीनियों को जो इमदाद पहुँचाते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो जो चैरिटी की ट्रस्ट हैं या तंजीमें हैं या अफराद है, उनके खिलाफ ट्रंप ने पाबंदी आयद कर दी। यानी आप दुनिया ये कह रही है कि फ़लस्तीन में भूख ने डेरा डाल रखा है और वहाँ आप इमदाद पहुँचाने के बजाय ऐसे लोगों पर और ऐसी तंजीमों पर आप पाबंदी आयद कर रहे हैं जो इमदाद फ़लस्तीनियों को फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जहाँ तक गज़ा का सवाल है, आलमी मार्च भी शुरू हो चुका है। क्यों आलमी मार्च? इसलिए है कि गज़ा के जो बाशिंदे हैं उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ ममालिक से लोग जोक दर जोक पहुँच रहे हैं वहाँ पर उनकी मदद कर सकें। लेकिन आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान इसराइल ने एक नहीं बल्कि 2 जो वहाँ पर इमदादी कश्तियाँ पहुँची थी, उनको अपने हिरासत में ले लिया, उनके लोगों को, और जब्त कर लिया इन कश्तियों को। और लेकिन जहाँ तक आलमी मार्च का सवाल है, ये जो इसराइली महासरा है वो तोड़ने के लिए ये लोगों ने मार्च का फैसला किया और पहला काफिला रवाना भी चुका है। और इसकी जो वजह है वो ये है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो इसराइल की दरिंदगी पर मरकूज़ की जाए, इसका मकसद यही है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि तकरीबन 50 मुल्कों के जो लोग हैं, जहदकार हैं, वो इसराइल की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन एक बात है हमारे यासिर, जहाँ तक इस जंग का सवाल है, अगर जंग हो जाती है, इसराइल हमला कर देता है ईरान पर, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को या इसराइल को नहीं होगा, मशरिक़ वस्ता को होगा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक को होगा। और सारी दुनिया में जो जनूबी एशिया है, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। और जहाँ तक अमेरिका, बरतानिया वगैरह का सवाल है, उनकी मईशत पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि ये जंग जो है एक दरवाज़ा खोल देगी माशी, यानी इकोनॉमिक रिसेशन का दरवाज़ा खोल देगी, माशी इनेतात का या सुस्त रवि का दरवाज़ा भी खोलेगी। बिल्कुल सही सर, जिस तरह अभी हमने बोला था ना कि जब आप इस जंग को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका को चाहिए, जिस तरह आपने भी बोला, कि थोड़ा समझदारी से काम करे। लेकिन अमेरिका इन चीज़ों में अपने हथियार बेचने के लिए वो लोगों को प्रोवोक करता रहता है। तो अगर ये जंग होती है तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होंगे। क्या बोलते हैं, जो तेल है उसकी कीमतें बढ़ेंगी और वहाँ के और जिस तरह आपने अभी बात की कि बरतानिया वगैरह के, ज़रूर बिल्कुल सही बात है कि वहाँ की मईशत पे काफ़ी असर पड़ेगा। और जो 2 देश युद्ध लड़ रहे होते हैं उनके बीच में बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो पिछड़े होते हैं। जी जी। और ये अभी हाल ही में देखा गया है कि जब 2 देशों की क्या बोलते हैं लड़ाई हो रही होती है तो बीच में जो देश होते हैं पिछड़े होते हैं। रीज़न ये है कि सब कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं और किसी ना किसी चीज़ के लिए कनेक्टेड हैं। कोई ना कोई चीज़ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती रहती है, उस चीज़ के फिर जब वो नहीं आती तो उसके रेट इधर बढ़ते हैं और जब रेट बढ़ते हैं तो आवाम को ही नुकसान होता है। क्योंकि हर जगह जहाँ भी जंग होती है नो डाउट वहाँ पे हमेशा ही देखा जा रहा है कि आवाम को ही नुकसान होता है। अभी जिस तरह हमने बात की कि फ़लस्तीन के गाज़ा में जो लोग मदद के लिए पहुँच रहे हैं या जो कश्तियाँ उनको खाना पहुँचाने के लिए, मदद करने के लिए भेजी जा रही हैं, जो ट्रक वहाँ भेजे जाने थे उन ट्रकों को रोक दिया गया है और वहाँ पे किसी भी तरह की इमदाद जो पहुँचाई जा रही है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। क्या इसमें ट्रंप को या फिर यूएनए को क्या मतलब वहाँ पे बोलना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना करें?
क्योंकि आप सीधे सीधे एक तरह से एक दुश्मनी कर रहे हैं। इतना तो कोई दुश्मन भी इंसानियत उसकी भी इंसानियत नहीं गिरती है जिस हिसाब से इस वक्त गाज़ा के लोगों के लिए और जो वहाँ की क्या बोलते हैं तेज़ तर्रार और जो ताकतवर ताकतें हैं बहुत सारे, वो जो है इस तरह की हरकतें कर रही हैं। एक बात है, देखिए, जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूंगा, इसराइल और फ़लस्तीन का मसले का सवाल है, इसमें अपने लोगों का बहुत ख़राब किरदार रहा है, अपने मुनाफिकत जो रही है, गद्दारी जो रही है, अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा की है। मिसाल के तौर पर ट्रंप आप देखेंगे कि खैराती इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं कि आप हरगिज़ फ़लस्तीनियों को रोटी ना दें, आप फ़लस्तीनियों को ग़िज़ाई अशिया फराहम ना करें। ये जो ट्रंप की इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। फ़लस्तीनी दुश्मनी नहीं बल्कि इंसानियत दुश्मनी है। और उस दौरान आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, अपने ही गद्दार जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं अपने मफादात को। तो आपको बता दूं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सरबराह हैं महमूद अब्बास, वो हमाद से कहते हैं कि हथियार डाल दो। अरे बेशर्मी की हद हो गई है। मर कौन रहे हैं ये देखो, क्या इसराइली मर रहे हैं या फ़लस्तीनी मर रहे हैं, गजा के लोग मर रहे हैं या फिर तल अवीव के लोग मर रहे हैं? तुम ये देखना चाहिए। और तुम फ़लस्तीनी होते हुए ये कहते हैं कि हमाद को हथियार डाल दो। और जुल्म कौन कर रहा है, बमबारी कौन कर रहा है, और कत्लो गारतगिरी का बाजार कौन गर्म कर रखा है, और किसने गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, किसने 70,000 से ज्यादा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है, उनकी नस्ली ततहीर की है, 1,50,000 के करीब फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं, और आप कहते हैं कि हमाद को हथियार डाल दो। तो आप में और ट्रंप में, आप में और नेतन्याहू में फ़र्क कहाँ रहा? बिल्कुल सही, कोई फ़र्क नहीं रहा। और जिस तरह से इस तरह का बयान दिया गया, ये बयान वाकई काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब सीज़ फायर हुआ था, जी हाँ, सीज़ फायर के बाद इजराइल ने रोज़ कुछ ना कुछ किया है वहाँ पे, तो उसने सीज़ फायर का जो एक नियम होता है, कानून होता है, वो तोड़ा था। अब उसके बाद अगर ये कहा जा रहा है कि हमास से कि आप हथियार डाल दो, तो ये आप कहीं ना कहीं अपनी हार मान चुके हैं और आपके अंदर वो बुज़दिली वाली चीज़ें झलकने लगी हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाज़ा के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बड़ा हो, सबके अंदर एक जुनून है, हम जंग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह, ये जुनून है। लेकिन अगर कोई बड़ा लीडर ऐसी बात करता है तो नो डाउट उसके ऊपर या तो प्रेशर है या फिर उनको उस चीज़ का डर झलकने लगा है। क्योंकि कई ऐसे बड़े लीडर्स शहीद हुए हैं वहाँ पे, शायद उनको भी अपना वही डर जो है वो सता रहा है। मैं नहीं समझता ऐसे लोगों को शहादत नहीं मिलती। शहादत तो जो मर्द होते हैं उन्हें शहादत मिलती है, जिनके दिल में तमन्ना होती है उन्हें शहादत मिलती है। इस तरह के लोग इस तरह के बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं और ये कहते हैं और आप इसराइली मफादात की निगहबानी कर रहे हैं, इनको शहादत मिलेगी, ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक दूसरी खबरों का सवाल है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कम अज़ कम महमूद अब्बास को यूरोपीय यूनियन जो है उसके 5 ममालिक है, बरतानिया है और ऑस्ट्रेलिया है, उनसे कुछ सबक लेना चाहिए, शर्म लेनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि उन मुल्कों ने इसराइल के 2 इंतहा पसंद उजरा पर पाबंदियां आयद कर दी है, उनके खिलाफ तहदीदात आयद कर दी हैं। अब ये एक तरफ तहदीदात ये आयद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये हमारे महमूद अब्बास हैं कि वो कहते हैं कि हमास हथियार डाल दे। किस लिए हथियार डाले भाई? आप अंदाजा दीजिए कि किस तरह के वहाँ हालात है। 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं कि कोई मामूली बात है? हरगिज़ नहीं हो सकती। तो बहरहाल एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि जो अक़लियती बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप से है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो जो हुकूमतें हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती हैं, लेकिन जिस तरह नेशनल लेवल पर आप देखते हैं तो फिर हमारी जो मरकज़ी हुकूमत होती है वो अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करती है और इसी तरह रियासती हुकूमतें भी अक़लियती तलबा को तालीमी स्कॉलरशिप फराहम करती है। हम बात करते हैं मौलाना आज़ाद फेलोशिप की, उसकी अदायगी में ताख़ीर से तलबा परेशान है। और ये भी बता दूं कि ये जो इस फेलोशिप है वो PhD के जो तलबा है उन्हें दी जाती है और अब इस फेलोशिप की अदायगी में ज़बरदस्त ताख़ीर हो गई है और तलबा का इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत जानबूझकर इस तरह की ताख़ीर कर रही है और इसको फेलोशिप को रोक रही है। आपको ये भी बताना ज़रूरी है इसको यानी फेलोशिप के बारे में, पहले 2 साल जो होते हैं वो JRF रखा जाता है जिसके तहत 37,000 रुपये स्कॉलरशिप दी यानी फेलोशिप दी जाती है। आखिरी 3 साल जो होते हैं SRF उसे कहा जाता है यानी सीनियर रिसर्च फेलो, जिसके तहत 42,000 रुपये आपको फेलोशिप दी जाती है। और अक़लियती तलबा जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, अक़लियती तलबा जिसमें ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, और आप देखेंगे कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये फेलोशिप रोकी जा रही है, ऐसा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि
ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब हम रियासत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। यानी फी रीएम्बर्समेंट स्कीम जो है, फीस बाज अदायगी जो स्कीम है, वो अब तक लोगों तलबा को नहीं मिली, कॉलेजेस को नहीं मिली, जिसके नतीजे में जिन तलबा ने ग्रेजुएशन की तकमील की है या ज़ीरो फ्री एडमिशन उन्होंने लिया है, उनको उनकी डिग्रियां नहीं मिली है और जिसके नतीजे में वो काफ़ी परेशान हैं। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि अभी नेशनल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो नहीं आ रही हैं, उसमें ताख़ीर हो रही है। वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत, जिस तरह आपने अभी बोला कि बहुत सारे कॉलेजेस ने बाइकआउट कर दिया एडमिशन का, जो काउंसलिंग करते हैं उस चीज़ों का, और ये कहा है कि 70,500 करोड़ रुपए जी हाँ, जो है वो आपको देने। और फिर उसके बाद एक नई चीज़ ये शुरू हुई है कि आपने बस फेयर भी बढ़ा दिया है। जी हाँ, उससे भी नो डाउट आवाम जो है परेशान ही हो रही है ना। जी। तो अभी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार जिस तरह से बीआरएस पे इल्ज़ाम लगा रही है, बीआरएस भी इस तरह की चीज़ों पे आवाज़ उठा रही है, और नो डाउट आगे चल के ये एक बड़ा वो बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी या आने वाली थी तब उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों पे शायद ही अभी खरा नहीं उतर पाए हैं। और आवाम वो चीज़ें देख रही है, आवाम देख रही है कि आप जो है एक समाज के साथ, एक समूह के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कोई उनकी जो क्या बोलते हैं, एक लीडर होते हैं, उनको उस तरह से नहीं रख रहे हैं ना आप। और फिर दूसरी चीज़ ये कि आपकी अभी तक कोई भी आपने जो भी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका पद आपने अपने पास ही रखा हुआ है, उस पर बयानबाजी कोई नहीं होती है, ना उन पे इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। सिर्फ आपको इस वक्त सत्ता बचानी है अपनी, और इस वक्त ऐसे ऐसे काम करने हैं जो पब्लिक को नज़र आए, पब्लिक के नज़र आने के लिए काम हो रहे हैं। लेकिन जहाँ से आज के जो कल का भविष्य कहा जाता है ना स्टूडेंट्स को, उनके लिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान, ख़ासतौर पर बकरीद के दौरान, जिस तरह फ़िरका परस्त दरिंदे बाहर निकल आए थे और जिस तरह का मसाइल पैदा करने की उन्होंने कोशिश की थी, ये इसमें कोई शक नहीं कि बाद मकामात पर पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन बहैसियत मजमूई देखा जाए तो बहुत ही हालात तशवीशनाक दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहेंगे तो यही कहा जा रहा है और कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस के, या गांधी खानदान और कांग्रेस के इमेज को मुतासिर करने और फिरका परस्तों को नई ताकत देने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है, और जानबूझकर उन हरकतों को फिरका परस्तों की नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर आप अंदाज़ा किए, जहाँ पर निफाज कानून की एजेंसियाँ हों, वहाँ पर गौ रक्षकों की क्या ज़रूरत है? क्या पुलिस नाकाम हो चुकी है या लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में? ये सवाल पैदा होता है। गौ रक्षक अगर कानून को अगर हाथ में लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ का कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उसी तरह यहाँ पर भी गौ रक्षकों को खुली छूट दे दी गई थी। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए, और ये भी मालूम करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो जानबूझकर गांधी खानदान को और कांग्रेस को, जो मुल्क की सबसे कदीम पार्टी है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उसकी छवि मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम को एक काबीना में शामिल न करने का सवाल है, तो ये भी, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं उस साजिश और इस साजिश के ताने बाने तो नहीं मिल रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो मेरा नाज़रीन, हम आपने को बताया था अपने पिछले प्रोग्राम में कि दुनिया में इस्लाम वाहिद मज़हब है जो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड है ये इस्लाम। और इस्लाम के बारे में जैसा कि हमने आपको तफसीलात भी बताई कि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, आपको हिंदुस्तान की आबादी के बारे में हम बात करेंगे। प्योर रिसर्च की एक रिपोर्ट मंदिर यहाँ पर आई है, जिसमें कहा गया है कि 2050 में हिंदुस्तान की जो आबादी है, फिल वक्त हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ है, वो बढ़कर 166 करोड़ हो जाएगी। यानी हिंदुस्तान की आबादी में ज़बरदस्त इजाफा होगा, जिसमें आपको बता दूँ कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, बीजेपी हो या फिर RSS हो या फिर RSS के जो रैली शाखें हैं या कम्युनल फोर्सेस हैं, वो जिस अंदाज में कहती हैं कि मुझे हिंदू खतरे में है, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि 2050 में हिंदुस्तान की आबादी 166 करोड़ हो जाएगी, जिसमें हिंदुओं की आबादी, अगर आप दलितों को या कबायलियों को भी हिंदू मानते हैं, तो वो हिंदुओं को मिलाकर हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ हो जाएगी और मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ होगी। जबकि आपको बता दूं कि गैर सरकारी आदद शुमार की हम बात
बात करते हैं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि 1951 में हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की आबादी और दूसरी आबादी का जायज़ा लिया गया तो उस वक्त पता चला कि मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ 54 लाख थी, 54 लाख यानी 54 लाख थी, 3 करोड़ 54 लाख थी और 2011 में वो आबादी बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख हो गई। 1951 में हिंदू यानी 1951 में हिंदू आबादी 300 मिलियन थी और 2011 में वो 960 मिलियन हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू आबादी में 218% का इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से कहा जाता है कि एक तबका ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, तो उस पर भी ये देखना चाहिए कि जो 1951 का जो क्या बोलते हैं आई थी रिपोर्ट मरदमशुमारी की 2011 से रिलेट करना चाहिए कि कितनी आबादियाँ बढ़ी हैं, कितनी आबादी बढ़ी है। और जो एक समाज पे सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं और बच्चे पंचर बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से निकल के आपको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी समाज से निकल के आते हैं और बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक इस तरह की सरकार चलाई जा रही है 2014 से, जो अपोजिशन का भी ये कहना है कि ये एक तबके को साइड में रख रही है। लेकिन वही अपोजिशन जो है जब जिस स्टेट में सत्ता में होती है तो वहाँ पे भी वो नो डाउट इनडायरेक्टली उसी तरह का काम करती है। वो बात अलग है कि कोई सामने से चाकू घोंपता है और कोई पीठ पीछे चाकू घोंपता है, तो ये दोनों चीज़ें एक समान चल रही हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि अपोजिशन में जब रहते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन वही जब सत्ता में आते हैं तो उन चीज़ों को साइड से धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक 1951 में हिंदू आबादी का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 300 मिलियन थी और 2011 में बढ़कर वो 960 मिलियन हो गई है, यानी 218% का इजाफा हुआ है। सिखों की आबादी में इजाफा हुआ है, 235% इजाफा हुआ है इस मुद्दत के दौरान, और ईसाइयों की आबादी में 232% इजाफा हुआ है। तो बहरहाल एक ये कुदरत का निज़ाम है और यहाँ पर आबादी में इजाफा ही होता है। नहीं तो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, जी हाँ, इल्ज़ाम लगाया जाता है और इस इल्ज़ाम के लिए इस देश के जो बड़े लीडर्स हैं वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहीं से ये चीज़ें शुरू होती हैं। जो फिर नीचे जो गली मोहल्ले के लीडर्स हैं वो इस तरह की हरकतें करने शुरू करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।